मोदी सरकार के काल में यदि एकमात्र सूचना प्रसारण मंत्रालय जो ढंग से काम किया वो अनुराग थे। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये गॉसिप चल रहा है। कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम, कभी कोई देवेंद्र फडणवीस का नाम, कभी अनुराग ठाकुर का नाम, कभी खट्टर का नाम। दरअसल अब की बार केजरी की जमीन हिली हुई है। केजरी अब पुराने वाले केजरी नहीं कि बीजेपी को चाहिए कि लगातार सिर्फ ये मुद्दा बनाए, यमुना ही वो मुद्दा बनाए कि यमुना को छोड़ करके केजरी कहां भागा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरविंद केजरीवाल एक से एक दांव पे चल रहे हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर के, लेकिन पहली बार उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा साफ दिख रहा है कि उनकी तबाही मानो तय हो गई है। केजरी को अब पूरा खेल समझ में आ गया है। केजरी को यह समझ में आ गया है कि अब की बार उनकी बर्बादी तय है। संदीप दीक्षित कांग्रेस आला कमान को भी नहीं मान रहे। संदीप दीक्षित एकदम बदले के भाव में है कि केजरी ने अपनी धूर्तता से, फ्रॉडिज्म से, जिस तरह से शीला दीक्षित की कब्र खोदी, दिल्ली को तबाह किया, इसलिए वो नई दिल्ली सीट से खुद लड़ेंगे। भाजपा ने अपने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुराग ठाकुर मैदान में कूद गए हैं। अब अनुराग ठाकुर के मैदान में कूदने का मामला आप इस रूप में देखिए तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि अनुराग ठाकुर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान, उस अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रखा गया। अनुराग मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रहे, यह सब जानते हुए भी कि अनुराग एक कद्दावर नेता हैं। अनुराग ठाकुर को लेकर कभी इस बात की शिकायत नहीं हुई कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वैसे मोदी सरकार के किसी मंत्री पर यह आरोप लग नहीं पाया, तो अनुराग पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। अनुराग ठाकुर बहुत मेहनती थे और उन्हें जो जिम्मेदारी सरकार ने दी वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का था, जो मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर से छीना गया, जिस मंत्रालय में को मोदी ने स्मृति ईरानी को शुरुआत में दिया था। मोदी सरकार के काल में यदि एकमात्र सूचना प्रसारण मंत्रालय जो ढंग से काम किया वो अनुराग थे, तो फिर अनुराग ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया गया। यह माना जा रहा था कि अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी देंगे क्योंकि बड़े भरोसेमंद है अनुराग, और अनुराग को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता था। ये भी बातें चलने लगी। अब मोदी क्या करेंगे, मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है, ये जानना, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। मोदी काल में इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर प्रधानमंत्री करते क्या हैं, वो मंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में। इनफैक्ट ये कि शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता को साइड करके वो किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जब तक नाम की घोषणा नहीं होती तब तक पता नहीं चलता। मोदी सरकार के दौर में यह भी नहीं पता चला कि छत्तीसगढ़ में किसको सीएम बना रहे हैं। वसुंधरा राजे को साइड करके वहां पर एक ऐसे अननोन व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और कहीं इसकी चर्चा ही नहीं हुई। आज भी प्रधानमंत्री मोदी के दौर में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये गॉसिप चल रहा है। कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम, कभी कोई देवेंद्र फडणवीस का नाम, कभी अनुराग ठाकुर का नाम, कभी खट्टर का नाम। लेकिन मोदी क्या करेंगे, ये खलिहर लतिहर कभी पता ही नहीं कर पाए। एक समय जो सोनिया के मनमोहनी सरकार के दौर में जेम्स राय के चैनल में मंत्रिमंडल तय होता था, वो सब भी तुक्का मार रहे हैं। एक से एक तुक्का चल रहा है, एक से एक तुक्का खलिहर लतिहर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अक्सर कहते रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी जो है, वो दिल्ली बीजेपी शायद कांग्रेस के खैरातियों की तरह क्या केजरी के खैरात पर चलती रही है। दिल्ली बीजेपी लुंज पुंज नजर आई केजरीवाल के सामने, एकदम से हताश, निराश और याचक की भूमिका में। ऐसा लगता रहा कि दिल्ली बीजेपी को केजरी अपने एजेंडाबाज पत्रकारों की तरह कहीं ना कहीं सेट करते रहे, इसलिए दिल्ली बीजेपी प्रहारक की भूमिका में कभी सामने नहीं आई। तो फिर ये आया कि बीजेपी में
सुषमा जी की बेटी, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज एक मुखर चेहरा के रूप में आई, लेकिन अभी भी बांसुरी का अनुभव बहुत कमतर है। बांसुरी से बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में बीजेपी ने जो प्रहारक भूमिका निभाई है वो अनुराग सिंह ठाकुर को मैदान में उतारकर। ये अनुराग वही हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में आए। ये अनुराग वही है जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को तो पब्लिक ने कहा जूता मारो सालों को। तो पूरा एंटी इंडिया गैंग, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम अनुराग ठाकुर के पीछे पड़ गया और अनुराग को बड़ा नेता बना दिया। दिल्ली पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस समय अमित शाह ने कहा था कि ये आवाज भारत माता की जय इतनी तेज बोलिए कि बात कहां वहां तक जाए, उस समय अनुराग ठाकुर के तेवर, अनुराग ठाकुर प्रहारक भूमिका में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केजरी फिर से सत्ताधीश हो गए। दरअसल अब की बार केजरी की जमीन हिली हुई है। केजरी अब पुराने वाले केजरी नहीं है। इस 5 साल में जो लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो हताश लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि केजरी को हटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केजरी के कद का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। नो डाउट दिल्ली बीजेपी में कोई ऐसा नहीं, चाहे वो 7 सांसद को ले लीजिए, चाहे विधानसभा में कोई ऐसा नेता अपनी छवि ऐसी नहीं बना पाई जो केजरी से फाइट कर सके, इसलिए हताशा है। लेकिन अब की बार की हालात टोटली अलग है। 5 साल पहले का केजरी और आज के केजरी में फर्क है। 5 साल पहले का केजरी 2015 से 20 के जो उसके कुछ वायदे थे उसको लेकर आया कि हम इस बार पूरा नहीं कर पाए, अगली बार पूरा करेंगे। 5 साल पहले का केजरी ईमानदारी का आवरण ओढ़ा हुआ केजरी था। वो झूठा तो था, वो मक्कार तो था, वो बेटा के कसम, बच्चों की कसम खा करके वो मक्कारी तो कर रहा था, लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ था कि वो जो झूठ बोल रहा है वो लगातार बोलेगा। 2013 में उसने पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई, लेकिन सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर के ही बना लिया, जिसने कहा था कि बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन 2013 से लेकर लगातार यमुना साफ करना, टेम्स नदी जैसा बना देना, दिल्ली को पेरिस बना देने की बात, दिल्ली को झीलों की शहर बना देने के उसके कई वीडियो घूम रहे हैं। 2015 में भी वो सध गया कि मोदी तो हमें केंद्र में चाहिए। 7 के 7 सांसद नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाने के लिए दे दिए गए, लेकिन केजरी को नहीं हराया गया। केजरी को एक मजबूती के साथ दिल्ली की सत्ता दी गई, लेकिन पिछले 3 सालों में कांडी साबित हो गया केजरी। या यूं कहें 2020 से लेकर 2024 तक जो कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल में जिस तरह से मजदूरों पर केजरी ने अत्याचार किया, जिस तरह से दिल्ली के मजदूर सड़क पे आ गए, पैदल बिहार और यूपी के शहरों में जाते हुए नजर आए। केजरी ने जो षड्यंत्र किया, एक अफवाह फैलाया गया कि गाजीपुर बॉर्डर से जो है बस अंतर्राज्यीय बसें मिल रही है, ये पूरा खेल किया गया। उसके बाद जो यमुना के लिए फरेब किया गया, ये पहला छठ हुआ जिस छठ को यमुना में नहीं बनाया गया। झाग इस कदर थे कि बीमारी हो सकती थी। केजरी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले मैं यमुना में अपने परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। अब अनुराग ठाकुर ने वही मुद्दा पकड़ लिया है। दरअसल आपको याद होगा पिछले दिनों हम लोगों ने लगातार नैरेटिव बनाया था और ये कहा था कि बीजेपी को चाहिए कि लगातार सिर्फ ये मुद्दा बनाए, यमुना ही को मुद्दा बनाए कि यमुना को छोड़ करके केजरी कहां भागा है। केजरी पर ये प्रेशर, उसको गर्दन पकड़ के केजरी को यमुना में डुबकी लगवाया जाए और बीजेपी यदि घसीट करके केजरी को डुबकी लगवा दे, केजरी का एक डमी चेहरा बना करके उसको लगातार सिर्फ यमुना को प्रहारक बनाया जाए कि यमुना को तुमने साफ करने की बात की थी, उस यमुना को तुमने बर्बाद कर दिया, सिर्फ यमुना मुद्दा बनाया जाए, भ्रष्टाचार को हटा भी दिया जाए, यमुना एक ऐसा मुद्दा बनाया जाए कि इस यमुना को केजरी ने बर्बाद कर दिया। 5 साल पहले तक जो यमुना थी वैसी यमुना नहीं रही। दिल्ली में जिस तरह से शीला दीक्षित के दौर में जो कार्यकाल था, अब बीजेपी की मुश्किल है इस बात को है कि शीला दीक्षित की तो तारीफ कर नहीं सकती बीजेपी, लेकिन सच है यदि बीजेपी शीला दीक्षित की भी तारीफ कर लेना, क्योंकि सेंट्रल कांग्रेस बर्बाद भ्रष्ट थी। सोनिया गांधी इस देश को लूटने में लिप्त थी पूरी मनमोहनी सरकार के दौरान, लेकिन शीला दीक्षित के कम से कम काम पर आरोप नहीं था। शीला दीक्षित ने 10 साल में दिल्ली का पूरा कायाकल्प कर दिया। दिल्ली फ्लाईओवर की शहर बन गई। मेट्रो में केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की सरकार की बड़ी भूमिका थी। दिल्ली नेशनल कैपिटल थी और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी
चमक धमक देने में शीला दीक्षित की बड़ी भूमिका थी। लेकिन केजरी ने, ये फोर्ड फाउंडेशन से ऐसा लगा कि केजरी को ठेका दिया गया कि दिल्ली को बर्बाद कर देना है, भारत के नेशनल कैपिटल को तबाह कर देना है। आप उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों को चले जाइए, पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जो गोरखपुर को बनाया है, जो बनारस में ट्रेमेंडस चेंज हुआ है, मैं इन दोनों शहरों को तो बड़ा नजदीक से 2-2 बार देख करके आया, जो इतना बड़ा बदलाव बनारस में दिख रहा है। बनारस जैसे प्राचीनतम शहर को बदल दें, ये सामान्य काम नहीं है। इतिहास में कहा जाता है कि धरती की सबसे प्राचीन शहर है वाराणसी, उस वाराणसी को पूरी तरह से बदल दिया गया है, स्वर्ग से सुंदर की तरह जैसे बनारस खिलखिला रहा है। गोरखपुर जाए तो आप नेशनल कैपिटल से भी बेहतर पाएंगे। लखनऊ में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन नेशनल कैपिटल को पूरी तरह से केजरी ने बर्बाद कर दिया। अब मोदी का टारगेट दिल्ली है। पूरी दुनिया के लोग दिल्ली आते हैं, तो नई दिल्ली इलाका तो ठीक है, लेकिन पूरी बाहरी दिल्ली को, अलग अलग दिल्ली के हिस्सों को यदि आप देखेंगे तो आपको दिल्ली में घिन आएगी। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था, दिल्ली का पॉल्यूशन दुनिया में सबसे बदतर कंडीशन है। जो केजरी नौटंकी करता था पहले कि पंजाब की पराली जलाती है कांग्रेस की सरकार, वो अब पंजाब पे हमला नहीं करती। ये खेल केजरी का बड़ा जबरदस्त है। केजरी के इस खेल को अब दिल्ली बीजेपी समझ गई है, इसीलिए अनुराग ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, आप अतीत को देख लीजिए, शीला दीक्षित दिल्ली की नहीं थी, उत्तर प्रदेश की थी। केजरी हरियाणा का है और सुषमा स्वराज भी दिल्ली की नहीं थी। तो इस मामले में आप अनुराग ठाकुर को देखिए कि एकाएक अनुराग ठाकुर को सक्रिय क्यों किया गया है। अनुराग ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी फ्रंट पे आई और यह नैरेटिव तय किया कि हम यमुना नदी में केजरी को कुदवाएंगे। ये वही नैरेटिव था जो हमने लगातार मुद्दा, हमने कई शो में हम लोगों ने मुद्दा बनाया। सतीश जी ने तो ये प्रेशर देकर कुछ दिन कहा था कि बीजेपी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, बीजेपी को सिर्फ यमुना का मुद्दा बना देना चाहिए। हम लोगों ने लगातार एक नैरेटिव दिया कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे भी चर्चा ना हो, सिर्फ केजरीवाल को घसीट करके यमुना पर लाया जाए कि तुमने यमुना का क्या किया, 10 साल के अंदर यमुना की बद से बदतर स्थिति तुमने क्यों कर दी। ये सवाल उठाया जाना चाहिए था कि तुमने यमुना को इस कदर बद से बदतर क्यों कर दिया। अब अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी ने यमुना को ही मुद्दा बना दिया है और लगातार ये कहा जा रहा है, जो तथ्य बनाए गए हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यमुना की सफाई में तुमने क्या किया है और यमुना को तुमने बद से बदतर क्यों बना दिया। यमुना को तुमने वादा किया था कि यमुना जो है, यमुना को हम इस रूप में सफाई करेंगे, तो उस यमुना का तुमने क्या किया। अब इस पूरी चीजों को यदि आप देंगे तो ये फ्रंट फुट पे आके ये अनुराग ठाकुर की अगुवाई में जो बीजेपी ने काम किया है उसमें साफ तौर पे, मैं उसे अभी दिखा नहीं पा रहा हूं कि आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो नैरेटिव हम लोगों ने तय किया कि बीजेपी को फ्रंट पर आकर के सिर्फ यमुना की बात करनी चाहिए, अनुराग ठाकुर को मैदान में लाया गया और अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को उन्होंने अपनी अगुवाई उठाई कि तुमने यमुना को बद से बदतर क्यों बना दिया, क्यों यमुना को ऐसा तबाह किया गया। और यमुना नदी में जिस तरह की स्थिति हो गई है उसमें पहली बार छठ महापर्व यमुना में नहीं मनाया गया, क्यों हुआ ऐसा, यही मुद्दा है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि जो संदीप दीक्षित मैदान में कूद गए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा है कि केजरी को तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये बीजेपी ने भी ये नैरेटिव बनाया कि केजरी तो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। ये जो कहा जा रहा है कि अब की बार फिर केजरीवाल, ये केजरी तो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि केजरी सीएम हाउस नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर वाली फाइल नहीं देख सकता। तो केजरी ने जो मार्लिना को मौका दिया है, मार्लिना पर जो दांव खेला है कि सीएम हाउस मार्लिना को अलॉट करा देंगे, हम उसमें रहेंगे, हम खुद, मार्लिना का उसमें सिर्फ नाम रहेगा बोर्ड पे और हमारा तामझाम रहेगा वहां। लेकिन ऐसी लाचारी हुई कि केजरी को वहां से निकाला गया और एक गुप्ता जी राज्यसभा सांसद थे, उस पे केजरी उसमें, क्योंकि दिल्ली के विधायकों को कोई घर नहीं मिलता इसलिए केजरी को अलॉट नहीं हो सकता, वो सिंपल विधायक रह गया। तो केजरी ने एक राज्यसभा सांसद का घर कब्जा लिया। जो आदमी कहता था कि सरकारी निवास नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब तुम चीफ मिनिस्टर थे तो कहा जा सकता था तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन अब तो तुम एक राज्यसभा के सांसद के घर में घुस गए हो अनैतिक तरीके से। तो इस निर्लज्जता को भी उजागर करने की जरूरत है कि आखिर केजरी राज्यसभा के एक सांसद के घर में अवैध तरीके से क्यों रह रहा है जो राज्यसभा के एक सांसद को अलॉट है।
पहले तो कहता था कि चीफ मिनिस्टर के रूप में तो हमें रहना पड़ेगा इस तरह से। जब कहा गया था कि तुम कहते थे कि हम ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, तुमने दो दो कोठियां जो टाइप 6 का जो दो दो कोठी कब्जा लिए। तब केजरी का जब पूरा नौटंकी खुल गया, ये पूरा खेल अब प्रहारक रूप में स्वाति मालीवाल हो या संदीप दीक्षित हो, बीजेपी इन पर भरोसा करने के बदले प्रहारक भूमिका में है कि यमुना में हमें केजरी को डुबकी लगवाना है। और ये तेवर जो यदि अनुराग ठाकुर को होगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली बीजेपी केजरी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। लेकिन अनुराग ठाकुर की अगुवाई में जो बीजेपी ने जिम्मेदारी ली है, जो आरोप पत्र लेकर के बीजेपी सामने आई है अनुराग ठाकुर की अगुवाई में, और उस आरोप पत्र में कहा गया केजरी पर क्या क्या आरोप है। ये शराब माफिया है, शराब माफिया के रूप में तिहाड़ रिटर्न है। और जिस तरह से एलजी ने अनुमति दे दी है ईडी को किसके मामले की जांच की जाए, इसमें साफ हो गया है कि केजरी अब फिर इस मामले की सुनवाई तेजी से होगी। और इस अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च से अप्रैल तक केजरीवाल सजायाफ्ता अपराधी हो जाएगा। इस मामले में पूरा खेल केजरी का खत्म हो जाएगा। और सरकार यही दरअसल चाह रही है कि ये जो एक नैरेटिव ये बना रहा है कि अब की बार फिर से केजरीवाल, दरअसल ये जनता को बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक यदि केजरी जीत भी गया तब भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो फिर एक भ्रम के आधार पे केजरी को अगुवाई दिया जाए। केजरी कह रहा है कि अब चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है जो हमारे साथ लड़े। अब इसी नैरेटिव को फाइट किया जा रहा है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया इसके शराब माफियागिरी का कि चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा यमुना को लेकर के। यमुना दिल्ली के दिल से होते हुए पूरे वो प्रयागराज की तरफ जा रही है। अभी महाकुंभ का समय है और पूरे महाकुंभ ये माना जाएगा कि इस यमुना की गति, सोचिए आगे जाकर के यमुना साफ है, उत्तर प्रदेश में यमुना साफ है, लेकिन दिल्ली में इसने यमुना को बर्बाद कर रखा है। इसकी वजह क्या है? और ये जो कहता है कि हमने ये दिया, दरअसल दिल्ली के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो फिर मुफ्तखोरी की का जो फरेब रटा जा रहा है, दरअसल उसे नग्न अनुराग ठाकुर ने यही मुद्दा उठाया है कि तुम जो कहते हो कि हम मुफ्त में हम बिजली दे रहे हैं, बिजली का उत्पाद कहां से कर रहे हो? क्या दिल्ली बिजली कितना उत्पादन करती है कि तुम मुफ्त में दे रहे हो? कहां से मुफ्त में ला रहे हो? दरअसल भारत सरकार का जो पैसा है उस पर ये एक षड्यंत्रकारी खेल है। और यदि अनुराग ठाकुर जैसे तेवर वाले नेता इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पे आएंगे तो केजरी की तबाही तय है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद सरकार ने ये मान लिया है कि हमें दिल्ली में एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और नेशनल कैपिटल में इस तरह के किसी अराजक व्यवस्था से मुक्ति मिलनी चाहिए। और उम्मीद की जानी चाहिए, आगे देखिए कि अभी संघ जमीन पर उतरेगा जिस तरह से महाराष्ट्र में उतरा है तो क्या कुछ होगा। दिलचस्प लड़ाई दिल्ली की होनी है। और यदि ये लड़ाई अनुराग ठाकुर की अगुवाई में होनी है तो समझ जाइए कि बहुत कुछ होना है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।